Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आत्मप्रत और विद्यालय के बारे में जाना था। आत्मप्रत और विद्यालय दोनों में घनिष्ठ संबंध किस प्रकार हैं, एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। आज का अपना विषय है दोस्तों, अवधान, अटेंशन। देखिए दोस्तों, अवधान क्या होता है? अवधान मन की एकाग्रता होती है। जब हम कार्य करते हैं, किसी कार्य करने पर अपने पूरे मन को एकाग्र करना अवधान कहलाता है। जैसा कि अवधान के बारे में पतंजलि के अष्टांग योग के सिद्धांत में अवधान भी एक अपने आप में तत्व है, और अवधान भी व्यक्ति के आत्मप्रत से ही संबंधित है। वाचस्पति वाचस्पति मित्र के अनुसार मन की एकाग्रता ही अवधान है। इसमें चयन का तत्व सम्मिलित है। चारों ओर से मन हटाकर किसी एक को मन एकाग्र करना होता है। देखिए दोस्तों, वाचस्पति मित्र ने भी मन की एकाग्रता को ही अवधान कहा है। इसमें किसी कार्य, किसी वस्तु को चयन करने जैसा तत्व सम्मिलित है। हमारे मन को चारों ओर से हटाकर एक बिंदु पर अंकित करना, एक कार्य पर अंकित करना अवधान कहलाता है। वांछित विषय या वस्तु पर मन का एकाग्र होना अवधान है। देखिए दोस्तों, कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी कार्य हो, उस पर अपने मन को एकाग्र कर कार्य करना एकाग्रता अवधान कहलाता है। अवधान की प्रकृति सत्व गुण से ओतप्रोत है। रजत गुण बेचैनी व अत्यधिक सक्रिय तथा तमस गुण आलस्य, प्रमोद आदि उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों, तीन गुण बताए गए हैं, सतत सत्व, रज और तम। तो तीनों गुणों के अपने अलग अलग कार्य हैं। जैसे रजत गुण है, वो बेचैनी और अत्यधिक सक्रियता लाता है। तमस गुण है, वो आलस, प्रमोद आदि उत्पन्न करता है। और जो अवधान की प्रकृति है, वो हमारे सत्व गुण से ओतप्रोत है। और ये जो रजत और तमस गुण है, ये अवधान के बाधक तत्व माने गए हैं। भारतीय विचारकों ने सत्व गुण की वृद्धि के लिए आहार पर ध्यान देने को कहा है, क्योंकि मन अन्नमय है तथा एकाग्रता पर उसका प्रभाव होता है। देखिए दोस्तों, भारतीय विचारकों ने कहा है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। यदि सत्व गुण की वृद्धि करनी है और सत्व गुण अवधान की प्रकृति है, तो हमें हमारे आहार पर ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारा जो मन है वो अन्नमय है, और मन का एकाग्रता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे मन को एकाग्र करने के लिए हमें आहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे हमारे अवधान में वृद्धि होगी। भारतीय एवं विदेशी विचारकों ने अवधान से जुड़ी हुई कुछ मानसिक प्रक्रियाओं की चर्चा की है, जिससे इसे समझने में सहायता मिलती है। देखिए दोस्तों, भारतीय और विदेशी जो विचार हैं, उन्होंने कुछ मानसिक क्रियाओं की चर्चा की है, जो अवधान को समझने में जिससे सहायता मिलती है। सबसे पहला आता है अवधान और चेतना। किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया में हम पहले पहले हमें चेतन होना पड़ता है। जब हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है, हमारी उसके प्रति चेतना की अवस्था में कमी आती है। विषय की स्पष्ट
स्पष्टता बढ़ जाती है। अतः चेतना अवधान की एक प्रक्रिया में एक साधन रूप है। देखिए दोस्तों, अवधान और चेतना, किसी वस्तु पर जब हम पहली बार ध्यान देते हैं तो हमारी एकाग्रता अधिक होती है, और जब वो वस्तु या कार्य हम करने लग जाते हैं, जब हमारा उस पर पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है, तब हमारी चेतन अवस्था में कमी आती है और हमारे कार्य करने में स्पष्टता आ जाती है, हमारे की विषय की स्पष्टता बढ़ जाती है। और चेतना अवधान की एक प्रक्रिया में एक साधन के रूप में है। तो अवधान और चेतना दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सेकंड, अवधान और इच्छा। जैन दर्शन में प्रतिबोध के 4 सोपान बताए हैं: अपग्रह, इहा, अवाय एवं धारणा। देखिए दोस्तों, अवधान और इच्छा भी दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जैन दर्शन में प्रतिबोध, प्रतिबोध भी एक अवधान जैसा ही होता है। उसके 4 सोपान बताए गए हैं: अपग्रह, इहा, अवाय एवं धारणा। यह इच्छा को कहा गया है जिससे रुचि उत्पन्न होती है। जैसे जिस कार्य में अपनी रुचि उत्पन्न होगी, उसे इन्होंने रुचि को यहाँ पर इहा का नाम दिया गया है। एवं व्यक्ति किसी पर ध्यान केंद्रित करने लग जाता है, इससे अवधान सहजता से होता है। इसकी प्रक्रिया में वस्तु का निरीक्षण, रुचि की उत्तेजना, विशेष गुणों, आकर्षण, तत्पश्चात अवधान होता है। देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करता है तो मन की एकाग्रता आती है, और यही अवधान है। इससे अवधान करना सरल होता है। इस प्रक्रिया में वस्तु का निरीक्षण निरीक्षण तो होता ही होता है, उसके बाद हमारी रुचि की उत्तेजना, विशेष गुण, उस कार्य को करने के लिए जो विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, जब हमारा मन एकाग्र होगा तो विशेष गुणों की उत्पत्ति होती है। और आकर्षण भी होता है, जब हमारी रुचि के अनुकूल कोई कार्य होगा, इच्छा के अनुकूल कार्य होगा, तो उसे करने में हमारी रुचि अत्यधिक होगी, और जब रुचि अत्यधिक होगी तो मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसे ही अवधान होना माना जाता है। इस इसलिए हम कह सकते हैं कि अवधान और इच्छा दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अवधान और रुचि। देखिए दोस्तों, अवधान एवं रुचि का पारस्परिक संबंध है। मैकडूगल के अनुसार रुचि गुप्त अवधान है। अब दास सक्रिय रुचि है। यह तत्व है क्योंकि व्यक्ति की मानसिक संरचना में स्थित रुचि के घटक से अवधान प्रभावित होता है। देखिए दोस्तों, रुचि और अवधान परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारे शैक्षिक विचारक हैं मैकडूगल, ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इन्होंने बताया कि रुचि गुप्त अवधान है जो देखने में नहीं आता, छुपा हुआ है। एक हमारा दांत सक्रिय अवधान है जो सामने दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक संरचना में रुचि के घटक, जो मानसिक संरचना है उसमें जो रुचि के घटक है वो अवधान को प्रभावित हो करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के कार्य करने में रुचि नहीं होगी तो वो एकाग्रता नहीं कर पाएगा, और एकाग्रता नहीं होगा तो अवधान नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो मानसिक संरचना में जो रुचि के घटक हैं, ये अवधान को प्रभावित, विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। उत्तेजना एवं अवधान। देखिए दोस्तों, अवधान केंद्रित होने के कारण होते हैं। जब बालक खेल देखता है
तो उस क्रिया में उसका ज्ञान, प्रेरणा, मित्र समूह, अवकाश काल आदि कई कारक क्रियाशील हो सकते हैं। किंतु इसकी चालना शक्ति में सबसे प्रमुख कारक रुचि रहता है, जो कि व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है। चालना शक्ति कम होती है तब चयनकारिता भी कम होती है। देखिए दोस्तों, उत्तेजना और अवधान दोनों जुड़े हुए हैं। जब हम किसी कार्य को एकाग्र होकर करेंगे तब वह कार्य अच्छी दिशा मिलेगी उस कार्य को, और तब हमारे अंदर उत्तेजना का प्रभाव होगा। जैसे कोई कोई बालक जब तो उससे उसके ज्ञान, प्रेरणा, मित्र समूह आदि क्रियाशील होते हैं और उसकी जो चालना शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। चालना शक्ति रुचि पर रहती है। जब बालक खेल को देखता है तो उसकी रुचि उत्पन्न होती है और वो वैसा ही बनने की कोशिश करता है। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय बना रहता है, जब उसकी चालना शक्ति कम हो जाती है। चालना शक्ति व्यक्ति को सक्रिय रूप देने के लिए होती है और चयनकारिता भी कम हो जाती है। जब वो एक बार खेल का चयन कर लेता है तो उसे फिर उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, ये अवधान को समझने के संबंधित बिंदु हैं। इनके द्वारा अवधान को समझा जा सकता है। थैंक्स दोस्तों।